तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो 2025 का बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रमुख लेखक और रचना से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूपी बोर्ड में बनने वाले हैं, आपको एक भी प्रश्न अब नहीं छूटेगा। आप सभी प्रश्न बना लेंगे, यकीन मानिए। जितने भी 2024-2023 में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा, ठीक है ना। मतलब सबका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं कैसे प्रश्न मतलब पूछा गया है। जो भी मैं प्रश्न इस बार लिया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी ये प्रश्न है सभी ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अपने मन से मैंने कोई भी प्रश्न नहीं लिया है, मतलब सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर शुरू से स्टार्ट करते हैं। और मेरा यकीन मानो, अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। मतलब कैसे भी करके आपको याद करवा दूंगा। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। पूछ रहा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है 4 गो, मतलब शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है जयशंकर प्रसाद, 2 नंबर दिया है प्रेमचंद्र, 3 नंबर दिया है रामचंद्र शुक्ल और 4 नंबर दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मतलब चारों में से आपको बताना है कौन सा शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ठीक है ना। 4 गो ऑप्शन दे दिया, बोल दिया कौन सा शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, शुक्ल युग, तो शुक्ल युग मतलब किनके नाम पर पड़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा। तो शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा है शुक्ल युग, ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वह शुक्ल युग के लेखक होंगे। प्रेमचंद्र भी शुक्ल युग के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के लेखक हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ये डी है, ठीक है ना, यह शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद कर लेना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख लो। बोल रहा है पूस की रात, ठीक है ना, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, ना पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पे प से पूस, प से प्रेमचंद्र, तो पूस की रात के कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मतलब सभी प्रश्न 2023 नहीं तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, ठीक है ना। ये लड़कों से जल्दी यादें नहीं होता है, ठीक है ना। ये वाला जो प्रश्न है सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, ठीक है ना, ये वाला लड़कों से ये यादें नहीं होता कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा मतलब लॉजिक याद करने का। ये बताइए, सिंदूर मतलब मात, ठीक है ना, मतलब मांग में सिंदूर कौन लगाएगी, ठीक है ना, लड़की ना। बिल्कुल ध्यान से सोचना, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, तो सिंदूर कौन लगाएगी, लड़की ना। ये बताओ, ये सभी जो नाम दिया है उसमें लड़की का नाम जैसे कौन सा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो बोलोगे लक्ष्मी, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप लोग याद करिए। तो सिंदूर की होली के नाटककार कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर मतलब मांग में सिंदूर कौन लगाती है, लड़की लगाती है। तो लड़की का नाम यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, लक्ष्मी दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग याद करिए, याद हो जाएगा। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है, ठीक है ना। मतलब माटी हो गई सोना, तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो माटी हो गई सोना, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, इतना आप जानते हैं जो कन्हैया थे, ठीक है ना, कन्हैया कान्हा जो भी थे वो बचपन में माटी खा लिया करते थे, ठीक है ना। तो कन्हैया, तो माटी हो गई सोना, ठीक है ना। तो संस्मरण के लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, तो मिश्रा भाइयों ने, ठीक है ना। बंधुओं मतलब होता है भाई, तो मिश्रा भाइयों ने बोला है रीति काल को अलंकृत काल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्रा जी कहे हैं। मिश्रा जी मतलब जो बंधु थे, मतलब भाई थे वही, ठीक है ना। रीति काल को अलंकृत काल मिश्रा बंधुओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न बहुत ही सरल है, ठीक है ना। बोल रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी कृति, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो देखो यहाँ पे रीतिकालीन कवि देव, तो कवि देव की जितना भी कृति है ना उसके अंत में विलास आता है। क्या आता है? विलास। तो अंत में विलास उनकी वह कृति है, विलास आता है, नहीं तो विनोद आता है। तो विनोद विलास, ठीक है ना, विनोद नहीं तो विलास, ठीक है ना। जो कवि देव है इनका पूरा नाम देवदत्त था। तो विलास और विनोद इनकी मतलब अंत में इनका नाम जो भी इनका रचना होगा उसमें आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में विलास है तो यह इनकी रचना है, ऑप्शन नंबर सी में विलास है यह इनकी रचना है, ऑप्शन नंबर डी में भी विलास है तो यह भी इनका रचना है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। विलास वाला तो सभी तो ये इनके रचना है, ठीक है ना। तो देव का मतलब जो भी रचना है, कवि देव का जो भी रचना है उनको याद करने का ट्रिक यही है, विलास आएगा नहीं तो विनोद आएगा। विलास विनोद प्रेम भी आता है, तीन याद कर लीजिए, विलास विनोद प्रेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। भारतेंदु युग की विशेषता कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है ना, तो ये तो था, ठीक है ना, मतलब भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना था, ठीक है ना, लेकिन बोला है कौन सा नहीं है, तो बोल रहा है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए देखिए जो ये बोला है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, नहीं नहीं, यहीं पर लॉजिक खत्म। भारतेंदु युग में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था, नहीं ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह इसकी विशेषता है ही नहीं। भारतेंदु युग में जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सा? ब्रज भाषा, याद करके रखिएगा, ठीक है ना। खड़ी बोली का उपयोग इसमें नहीं किया गया है ज़्यादा। तो भारतेंदु युग में जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, तो अगेय के द्वारा किया गया था। 1943 में जो भी प्रकाशित हुआ था तार सप्तक, उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगेय के द्वारा, ठीक है ना। आंगन के पाठ द्वारा किनकी रचना? अगेय की रचना, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, राम की शक्ति पूजा, ठीक है ना, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। राम की शक्ति पूजा निराला जी करते थे। राम की शक्ति पूजा कौन करते थे? तो निराला जी, ऐसे आपको याद करना है। राम की शक्ति पूजा कौन करते थे? निराला जी। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये सभी प्रश्न 2024 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राम की शक्ति पूजा किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। शुक्ल युगीन लेखक हैं, मतलब शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी शुक्ल युग के लेखक हैं, आपको याद करके रखना है। अब देखिए आपको मतलब माखनलाल चतुर्वेदी शुक्ल युग के लेखक है, ये तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, मतलब शुक्ल युग के लेखक, तो शुक्ल युग के लेखक देखिए ध्यान से, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए जितने भी मतलब जिसके नाम में भी कृष्ण आएगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएंगे शुक्ल युग के लेखक। जैसे राम कृष्ण दास, कृष्ण, ठीक है ना। उसके बाद से हरि कृष्ण प्रेमी, ठीक है ना। उसके बाद से माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है ना, आपको याद करके रखना है। अब देखिए गुनाहों का देवता रचना की विद्या है, तो ये उपन्यास है। गुनाहों के देवता मतलब रचना की विद्या है, तो क्या है बाबू? उपन्यास है। लेकिन प्रश्न में ये पूछ देता उपन्यास है तो किनका उपन्यास है, ये आप लोग बताइए। तो उपन्यास है धर्मवीर भारती का, ऐसे आपको याद करना है, धर्मवीर भारती, ठीक है ना। किनका है? धर्मवीर भारती जी का। अब देखियो जो धर्म का वीर होगा वो कभी गुनाह नहीं करेगा, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। जो धर्म का रखवाला होगा, धर्म का वीर होगा, वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ठीक है ना, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो उपन्यास है किनका है? धर्मवीर भारती जी का, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरीलाल गोस्वामी के मतलब यहाँ पर है इंदुमती। हिंदी का प्रथम कहानी इसी को कहा जाता है, इंदुमती को, ठीक है ना। तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, इंदुमती। ये वाला प्रश्न बाबू देखिए ध्यान से, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, मतलब आपको बताना है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन से हो जाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है जी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अब देखिए संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो ये बताइए रामचंद्र शुक्ल, इनका प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि, ठीक है ना। जो रामचंद्र शुक्ल थे वो चिंता करते थे, मतलब सोचते थे अपने संस्कृति के बारे में, अपना सभ्यता के बारे में, तो इसलिए संस्कृति और सभ्यता रामचंद्र शुक्ल बहुत ही मतलब महान थे। तो संस्कृति और सभ्यता के बारे में सोचते थे, चिंता करते थे, चिंता से हो गया चिंतामणि। तो इनका रचना चिंतामणि भी है, संस्कृति और सभ्यता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। अगला आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला आपको बताना है बाबू, ठीक है ना। भाव विलास के रचयिता हैं, ये आपको बताना है भाव विलास के रचयिता हैं। अभी एक प्रश्न आया था कि नहीं, पीछे बताओ, भाव विलास के रचयिता मतलब कौन सा है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो जिसमें विलास आ जाए, जिसमें विनोद आ जाए, वह कौन से हो जाएंगे? देवदत्त। तो ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल। बताइए प्रश्न आसान है कि नहीं, ठीक है ना। तो जिसमें विलास आता है, जिसमें विनोद आता है, उसके रचयिता मतलब एक ही हो सकते हैं देव। ये ट्रिक याद करके आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। तो भाव विलास के रचयिता कौन से हो जाएंगे? तो देव, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, भाव विलास के रचयिता कौन से हो जाएंगे? देव। पिछले प्रश्न में यहाँ पर किए थे हम लोग, ठीक है ना, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मतलब कौन सा कवि देव की नहीं है? तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जिसमें विलास आता है वो सभी मतलब कृति, सभी वो रचना देव जी का है, ठीक है ना। विनोद भी आता है वो भी देव जी का। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है, मतलब सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम, काव्य निर्णय, मतलब इनमें से कौन सी रचना रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है, ठीक है ना। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना कौन सा है? सुजान सागर। और इसके रचयिता कौन है? घनानंद, याद करके रखिए, घनानंद रचयिता है। कौन है? घनानंद, ठीक है ना। इसके रचयिता कौन है? घनानंद। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो यहाँ पर देखिए पहिलका जो तार सप्तक आया था उसका प्रकाशन वर्ष था 1943, ठीक है ना। तो पहला नंबर जो तार सप्तक था उनका प्रकाशन वर्ष 1943 था। दूसरा तो 8 साल मतलब 8 साल बाद आया है, मतलब 8 जोड़ देना है। तो 19 में इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 51, तो दूसरा हो जाएगा 51। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर तीसरा पूछा होता है तो इसमें 8 जोड़ देते तो हो जाता 1959, ठीक है ना। तो ये तीसरा है या दूसरा है, ये पहला है। तो इसमें पूछा है दूसरा, इसलिए दूसरा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये प्रश्न देखो, प्रगतिवाद युग के कवि हैं, ठीक है ना। तो प्रगतिवाद युग के कवि 4 गो महत्वपूर्ण आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। पहले होंगे शिवमंगल सिंह सुमन, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, शिवमंगल सिंह सुमन। दूसरा हो गए केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है ना। तीसरा हो गए त्रिलोचन, ठीक है ना। और 4 नंबर हो गए नागार्जुन। तो ये चारों कवि प्रगतिवाद युग के कवि हैं, चारों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको चारों याद कर लेना है। तो शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवाद युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है, तो इनमें से कौन सा महादेवी वर्मा की रचना है? तो पथ के साथी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है।
चंद्रगुप्त रचना की विधा है, चंद्रगुप्त, ठीक है ना। देखिए जो भी गुप्त आएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, यह नाटक है। क्या है? नाटक है। और नाटक किनका है? जयशंकर प्रसाद का। तो चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, अजातशत्रु हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया। ये चारों मतलब सभी नाटक है। किनका है? जयशंकर प्रसाद का। ये आपको सभी याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए ध्यान से प्रश्न, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ये वाला दीप जले शंख बजे, ठीक है ना, के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। एक और इनका रचना है जो इम्पोर्टेंट है, माटी हो गई सोना, तो वो भी किनका रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। तो दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा कौन सा है? माटी हो गई सोना, ये भी आपको याद कर लेना, माटी हो गई सोना, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। ये वाला प्रश्न देखिए, शुक्लोत्तर युगीन कवि है, मतलब कौन से कवि, ठीक है ना, शुक्लोत्तर युग के हैं, ठीक है ना, इसमें पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 मिनट, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है, मतलब कौन से लेखक शुक्लोत्तर युग के हैं, ये आपको बताना है। तो विनय मोहन शर्मा, ये वाला याद करके रखिए, विनय मोहन शर्मा, ठीक है ना, विनय मोहन शर्मा शुक्लोत्तर युग के लेखक है, विनय मोहन शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। तो देखो हजारी मतलब हजार बाण मारेंगे, ठीक है ना, बाण कितना मारेंगे बाबू? 1000 गो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, तो हजारी, तो 1000 गो बाण मारेंगे, ठीक है ना। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब किसके लेखक है? ठीक है ना, तो बाण भट्ट की आत्मकथा। अब यहाँ पर देखिए जो पहले अभी समझाया हूँ वही प्रश्न फिर से आ गया, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जो भी गुप्त आएगा, ठीक है ना, शत्रु आएगा, स्वामिनी आएगा, सब उनका नाटक है, लेकिन अंधेर नगरी इनका नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। तो रीतिबद्ध, ठीक है ना, रीति काल जो भी है उसको 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। तो रीतिबद्ध मतलब भिखारी दास, ठीक है ना, तो रीतिबद्ध भिखारी दास हो गए, केशव दास हो गए, ठीक है ना, कवि देव हो गए, उसके बाद से तुम्हारे पद्माकर जी हो गए, उसके बाद से कौन से हो गए? मतीराम हो गए, ये सब रीतिबद्ध है। कौन सा? रीतिबद्ध। बिहारी लाल कौन से हैं? रीति सिद्ध, मतलब बिहारी लाल मत कौन सा? रीति सिद्ध काव्य धारक है। रीति सिद्ध मतलब बिहारी, रीति सिद्ध मतलब बिहारी, ठीक है ना। बोधा और घनानंद, ठीक है ना, सुजान सागर घनानंद की रचना है, पहले हम लोग पढ़े हैं। तो बोधा और घनानंद, तो बोधा और घनानंद रीति मुक्त, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रश्न है, पद्माभरण। तो देखो यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, पद्मा तब पद्माकर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो पद्माभरण के रचयिता कौन है? तो पद्माकर जी है। तो पद्माभरण पद्माकर, पद्माभरण पद्माकर, ठीक है ना, पद्मा इसमें आ गया, पद्माकर इसमें आ गया, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। तो पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माकर जी। अगला प्रश्न देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा, राम जी का शक्ति पूजा करिए ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम जी की शक्ति पूजा करते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिए। प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि रखना है, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा की रचना पथ के शांति, ये आप लोग कर लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद से चंद्रगुप्त रचना की विद्या का है, नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ये भी हम लोग कर लिए हैं, ठीक है ना। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। शुक्ल युग के लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा, ये हम लोग सब कर लिए हैं। इधर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है, तो हजारी मतलब 1000 को बाण मारेंगे, इसका मतलब बाण भट्ट की आत्मकथा। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? अंधेर नगरी नहीं है। स्कंदगुप्त है, अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, जन्मेजय का नाग है, सब इनका नाटक है, लेकिन अंधेर नगरी नाटक इनका नहीं है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हो जाएंगे भिखारी दास, बिहारी लाल जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। बोधा और घनानंद, बोधा और घनानंद कौन है? रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि। पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माकर जी हैं, ये भी हम लोग कर लिए हैं। आगे देखिए,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तो राम की शक्ति पूजा। प्रयोगवादी कवि कौन से? तो प्रयोगवादी कवि कौन से आपको बताना है, तो केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आंगन के पार द्वार, ठीक है ना, तो अगे, ठीक है ना, आंगन के पार द्वार, तो अगे जी का रचना है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंगन के पार द्वार कौन सा हो जाएगा? अगे जी का, आंगन के पार द्वार अगे। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार किनका हो जाएगा? अगे जी का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। तो जैसे ही आलोचक आएगा ना, तो आलोचक के लिए एक ही आदमी फेमस है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, कौन से फेमस है? रामचंद्र शुक्ल, याद करके रखिएगा। आलोचक के लिए बाबू एक को फेमस है आपके रामचंद्र शुक्ला जी। तो रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक हैं, निबंधकार हैं, इतिहासकार के रूप में किनको जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र, तो इसमें चित्र आ गया। ठीक है ना, महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र है? तो रेखा चित्र, तो चलचित्र, रेखा चित्र चलचित्र, रेखा चित्र चलचित्र। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र कौन से है? तो चलचित्र, तो अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? तो अतीत के चलचित्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क के रचनाकार है, तो कोणार्क के रचनाकार होंगे जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क मतलब जगदीश चंद्र माथुर, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। और कौन है? तो कोणार्क के रचनाकार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखिए अगला प्रश्न, चलो चांद पर चले। ठीक है, वाह वाह, चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है? तो चलो चांद पर चले। ठीक है ना, तो चांद पर जाओगे, चांद पर हमें जाना है। ठीक है ना, तो चांद पर जाओगे तो ऊपर प्रकाश मिलेगा ना, ऊपर जाओगे तो प्रकाश मिलेगा, तो इसीलिए हो जाएंगे जयप्रकाश। ठीक है ना, तो जयप्रकाश भारती। तो चलो चांद पर चले, जयप्रकाश भारती। ठीक है ना, धर्मवीर भारती का प्रमुख रचना कौन सा है? गुनाहों के देवता। अरे अगे जी का अभी हम लोग पढ़े आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न देखो, तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? तो तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? तो रिपोर्तांज है। क्या है? रिपोर्तांज। किनका है? रांगे राघव जी का। ठीक है ना, रांगे राघव जी का। ठीक है ना, रांगे राघव जी का रिपोर्तांज है तूफानों के बीच, याद करके रखिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, केशवदास किस काल के कवि हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है बाबू, रीति काल के कवि हैं। केशवदास किस काल के कवि हैं जी? रीति काल के कवि हैं। ठीक है ना, आगे चलिए, भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारतेंदु जी की समय अवधि है, तो भारतेंदु जी की समय अवधि बाबू ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है ना, 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक, ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो ग्राम्या उनका रचना है, स्वर्णधुली उनका रचना है, युगांत उनका रचना है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कामायनी, यह सुमित्रानंदन पंत जी का नहीं है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में यह रचना किनका है। देखो यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी। ठीक है ना, बहुत फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि में दो कवि याद करके रखिए, घनानंद, सुजान सागर इनका रचना है। ठीक है ना, दूसरा बोधा। ठीक है ना, बिहारी लाल मतलब किस काव्य धारा के कवि है? रीति सिद्ध के, रीति सिद्ध। केशव दास हो गया, भिखारी दास हो गया, पद्माकर जी हो गया, मतीराम हो गया, देव जी हो गया, ये सभी मतलब रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है।